हेलो दोस्तों, लाइव प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का वेलकम करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इस लेक्चर में, एक तो हम पढ़ेंगे आज मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, या इसको हम कह सकते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। और जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक रहेगा वो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस। ये आज के हमारे दो टॉपिक्स रहेंगे जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो मैं इधर सबसे पहला टॉपिक लिखूंगा मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं मेथड्स ऑफ obtaining food by the organism is called modes of nutrition। यानी methods of obtaining food by the organism is called modes of nutrition। इसका मतलब क्या है? हमारे पास अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हम देखते हैं ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे अपना जो फूड है वो इनटेक करता है। उस मेथड को हम कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। यानी एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे इनटेक करता है, उस मेथड को हम कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे जो फूड है, ये फूड, इस फूड का मतलब है ऑर्गेनिक फूड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखिए। यहाँ पे जो फूड इनटेक करता है एक ऑर्गेनिज्म वो है ऑर्गेनिक फूड। यही जो ऑर्गेनिक फूड है आगे जाके ये एक प्रोसेस के थ्रू जाता है जिसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। और एक ऑर्गेनिज्म को फिर एनर्जी मिलती है। सो हम कह सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक तरीका है, एक मेथड है कैसे एक ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करता है। ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये दो तरीके का हो सकता है। एक को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरे को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये डिराइव हुआ है दो ग्रीक वर्ड से। एक को हम कहते हैं अटॉस, दूसरे को हम कहते हैं ट्रॉफ। अटॉस की जो मीनिंग है वो है सेल्फ, और ट्रॉफ की जो मीनिंग है वो है फूड। ओवरऑल अगर हम इसकी मीनिंग देखेंगे तो ये निकल के आता है सेल्फ फूड। यानी ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ही बना लेता है। कौन सा फूड? ऑर्गेनिक फूड। और फिर ये इस ऑर्गेनिक फूड से एनर्जी डिराइव करता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो हैं प्लांट्स। प्लांट शो कर रहे होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
और दूसरा जो हमारा न्यूट्रिशन आता है दूसरे टाइप का, ये है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये भी दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। एक को हम कहते हैं हिटीरोस और दूसरे को हम कहते हैं ट्रॉफ। हिटरोस की जो मीनिंग है वो है अदर्स, और ट्रॉफ की जो मीनिंग है वो है फूड। ओवरऑल अगर हम इसकी मीनिंग देखेंगे तो ये निकल के आता है अदर्स फूड। यानी इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है वो खुद नहीं बनाता है, बल्कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, या दूसरे ऑर्गेनिज्म ने जो बनाया होता है ऑर्गेनिक फूड उसको खाता है। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एग्जांपल्स हैं, ये पाया जाता है ह्यूमन्स में, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स में ये पाया जाता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है ह्यूमन्स। ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स भी, वो भी हमारा एक अलग सा टॉपिक होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। उन टाइप्स को सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए, मैंने बोला पहले हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जहां पे ऑर्गेनिज्म या तो किसी और ऑर्गेनिज्म को खाता है, या तो उससे बनाया गया फूड खाता है, लेकिन सेल्फ फूड ये नहीं बना सकता इधर। अब यहाँ पे बात आती है, ये जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है ये एक तो खा सकता है सीधा डेड मटेरियल, यानी कोई जो पहले हमारे पास था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो कर रहा होगा, पहले ही कोई ऑर्गेनिज्म वो मर गया, अब वो डेड हो गया, अब जो ये हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है उसको खा लेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका कैसा हो सकता है, ये उस ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से कुछ न्यूट्रिएंट्स चुरा लेगा जब वो लिविंग ही होगा। इस तरीके से भी ये न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सकते हैं। यानी दो तरीके हैं, या तो ये डेड मैटर खा लेगा, या तो जब वो जिंदा है उससे न्यूट्रिएंट्स लेगा। जब ये वाला पहला मेथड, जब ये इस मेथड के थ्रू जाता है तो इस मेथड को हम कहते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं, एक तो आता है फंगाई, और दूसरी जो एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास देखा जाए, हमारे पास होते हैं डेड एनिमल्स भी होते हैं, और रोटन लीव्स भी हमारे पास कुछ मटेरियल होता है, डेड मटेरियल। यानी जो पत्ते किसी ट्री के शेड हुए होते हैं वो भी नॉन लिविंग ही होते हैं। ये फंगई और बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये अपने एंजाइम्स बाहर फेंकते हैं, यानी आउटसाइड द सेल। ये अपने एंजाइम्स फेंकते हैं, इन डेड एनिमल्स और रोटन लीव्स को ये डिग्रेड करते हैं इनटू स्मॉल पीसेस, और इन स्मॉल पीसेस से फिर ये न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं फिर। यानी ये इधर जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं फंगई और बैक्टीरिया जो है ये अपने एंजाइम्स आउटसाइड द सेल इनको रिलीज करते हैं, फिर उधर जो
डेड एनिमल्स और रोटन लीव्स है होते हैं, उनको ये डिग्रेड करते हैं पहले पीसेस में, फिर उन पीसेस से न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को फिर ये एब्जॉर्ब करते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी भी है, वो भी हम देखेंगे। उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं, और एक नाम दे सकते हैं, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम देखेंगे सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, इन जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन था, इसमें क्या हुआ, इन्होंने अपने एंजाइम्स आउटसाइड द सेल रिलीज किए, फिर उधर से डेड मटेरियल को पहले पीसेस में कन्वर्ट किया, उसके बाद उससे न्यूट्रिएंट्स वो भी डिराइव किए, फिर उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया। लेकिन सेप्रोजोइक में क्या होता है, यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये डिसॉल्व्ड मटेरियल को पहले सेल के अंदर लाता है। यहाँ पे डिसॉल्व्ड मटेरियल जो आउटसाइड द सेल पहले होता है, उसको ये एब्जॉर्ब करके सेल के अंदर लाता है, फिर उधर अपने एंजाइम्स की मदद से उससे न्यूट्रिएंट्स निकालता है। यानी ये इसमें जो डाइजेशन होती है वो इंट्रासेल्युलर होती है। ये पहले खाली मटेरियल इनसाइड द सेल लाता है, फिर उधर उस पे इनसाइड द सेल ही एंजाइम्स उस पे एक्ट करते हैं। लेकिन जब हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें पहले ही एंजाइम जो है वो आउटसाइड द सेल पहले ही रिलीज किए जाते हैं। उधर फिर डेड मटेरियल को पहले ब्रेक डाउन किया जाता है पीसेस में, और न्यूट्रिएंट्स निकाले जाते हैं, फिर उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब ये करते हैं। यानी इधर डायरेक्ट आउटसाइड द एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स आते हैं, लेकिन इधर क्या होता है, पहले डिसॉल्व्ड मटेरियल आता है, उसके बाद सेल के अंदर ही उससे न्यूट्रिएंट्स निकाले जाते हैं, जो कि फिर इस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देते हैं। इन दोनों न्यूट्रिशन यानी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, इनको हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ही दो तरीके के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, एक है सेप्रोफिटिक और सेप्रोजोइक। अब हम देखते हैं दूसरा केस इधर लेते हैं, जब एक ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है। इस मेथड को हम कहते हैं पैरासाइटिज्म। यानी यहां पे एक ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग होता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म भी लिविंग होता है। ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, ये इस वाले ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है। किसके लिए डिपेंडेंट होता है? फॉर इट इज न्यूट्रिएंट्स। लेकिन दोनों इधर क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। ये यहां पे चोरी करता है इसके न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स बनाता है। जो ये न्यूट्रिएंट्स लेगा उसको हम कहते हैं पैरासाइट, और जिससे न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं उसको हम कहते हैं होस्ट। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए, ये जो होस्ट है ये प्लांट भी हो सकता है और ये एनिमल भी हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होस्ट प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। अगर हम इधर एग्जांपल्स देखेंगे, सबसे पहली एग्जांपल जो है वो है फंगाई और बैक्टीरिया। ये भी पैरासाइटिज्म दिखाते हैं। दूसरी एग्जांपल जो है वो है कस्क्यूटा। ये कस्क्यूटा जो है ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, यानी ये एक एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट। ये भी क्या दिखाता है? पैरासाइटिज्म। ये आपको खाली इधर एग्जांपल्स याद रखने हैं। ये कैसे दिखाता है?
कब दिखाता है वो आपको याद इधर नहीं रखना है, खाली एग्जाम्पल्स आपको करने हैं इसके। और तीसरी एग्जाम्पल जो है वो है एस्कैरिस, जो कि हमारे पेट में होता है, जिसको हम कह सकते हैं राउंड वर्म भी। यह पाया जाता है एज ए पैरासाइट इन ह्यूमंस। ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जो कि रिलेट थे पैरासाइटिज्म से। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जो इधर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। मैंने इधर 3 डिफरेंसेस लिखे हैं, इनको पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली डिफरेंस देखिए, इसको मैं इधर पढ़ता हूं। ऑटोट्रॉफस मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये जो ऑटोट्रॉफस हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं प्लांट्स, ये क्या करते हैं, ये अपने एनवायरनमेंट से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को पहले लेते हैं, जिनमें आता है फॉर एग्जांपल वाटर आता है उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं। ये पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेते हैं, फिर इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। वही सबसे पहली डिफरेंस मैंने इधर लिखी है, ऑटोट्रॉफ मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यानी ऑटोट्रॉफ फॉर एग्जांपल प्लांट्स, ये एनवायरनमेंट से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं, उनको फिर कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में थ्रू ए प्रोसेस जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अभी हम ये डिस्कस भी करेंगे आज इस वीडियो में, फोटोसिंथेसिस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से प्लांट जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। अब इधर की तरफ हम आएंगे हेटेरोट्रॉफस में। हेटेरोट्रॉफस ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड यूटिलाइजिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये मैंने आपको बता दिया, हेटेरोट्रॉफस जो हैं वो खुद फूड नहीं बना सकते हैं। अब ये क्यों नहीं बना सकते हैं वो हम देखेंगे। ये जो ऑटोट्रॉफस हैं ये फोटोसिंथेसिस दिखा सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। वही मैंने इधर लिखा है, दीज possesses photosynthetic pigments for trapping light। यानी इनमें जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से ऑटोट्रॉफस शो कर सकते हैं एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, और ये अपना फूड खुद बनाते हैं। लेकिन हेटेरोट्रॉफस में ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये एब्सेंट होते हैं, सो ये दिस प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस नहीं दिखा सकते हैं। अब तीसरी जो डिफरेंस है, दीज कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और इनमें हम देखेंगे दे डू नॉट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये फिर से सेम बात आ गई, इनमें जो है ऑटोट्रॉफ्स में पिगमेंट्स होते हैं, सो ये कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स में पिगमेंट्स ये एब्सेंट होते हैं, सो ये कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया। और यहाँ पे जो एग्जांपल्स हमारे आते हैं, एक तो है एनिमल्स, ह्यूमन्स, पैरासाइट्स एंड फंगी। ये था हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। और अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने अभी पढ़ा जो प्लांट्स हैं ये दिखाते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये कैसे दिखाते हैं, क्या प्रोसेस होती है, वो सब हम देखेंगे इसी टॉपिक में, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में।
इधर मैं पहले एक स्टेटमेंट लिखता हूं, वो ये है, प्लांट्स आल्सो नीड ऑर्गेनिक फूड टू गेट एनर्जी। यानी जिस तरीके से ह्यूमंस को एनर्जी चाहिए, उस तरीके से प्लांट्स को भी एनर्जी ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये कहाँ से आती है? ये आती है ऑर्गेनिक फूड से। अब प्लांट्स में ऑर्गेनिक फूड कैसे बनता है? प्लांट जो है ये एक काम करते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एनवायरनमेंट से लेते हैं पहले, फिर उसी को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं खुद ही बाय ए प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, और फिर ये इस ऑर्गेनिक फूड से एनर्जी डिराइव करते हैं। अब जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़नी है, दैट इज दिस फोटोसिंथेसिस। अब हम इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। देखिए, फोटोसिंथेसिस जो है, ये वर्ड जो है फोटोसिंथेसिस, इसमें दो पार्ट्स हैं, एक है फोटो और दूसरा जो है सिंथेसिस। फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू मेक समथिंग। यानी ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे विद द हेल्प ऑफ लाइट कुछ चीज बनता है। वो चीज क्या है? वो है ग्लूकोज। यानी ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये ग्लूकोज कैसे बनता है, कहां से बनता है, ये अब हम देखेंगे इस प्रोसेस में, यानी फोटोसिंथेसिस में। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के क्या फायदे हैं, क्यों ये प्रोसेस होता है। नंबर वन जो इसका बेनिफिट है, प्रोवाइड फूड सप्लाई टू बायोलॉजिकल वर्ल्ड। यानी जितना भी हमारे पास ऑर्गेनिक फूड है, जितना भी हम खा लेते हैं, वो सब आता है प्लांट से। सो ये जो प्लांट्स हैं, ये एज ए सोर्स ऑफ फूड हमारे लिए है। लेकिन ये कैसे बना सकते हैं? ये बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, यानी फोटोसिंथेसिस। सो ये एक बेनिफिट है फोटोसिंथेसिस का। दूसरा जो बेनिफिट है, जब ये ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं प्लांट्स, ये सबसे पहले इसमें जो यूज होता है, एक तो होता है वाटर और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से प्लांट जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, इससे जो है एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाता है। सो ये भी और एक बेनिफिट है फोटोसिंथेसिस का, यानी एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाता है इस प्रोसेस की मदद से। अब जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डिटेल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। डिटेल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस।
इसमें जो हमें पढ़ना है, 3 पोर्शन हमें इसमें आते हैं। एक तो हमें पढ़ना है रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस प्रोसेस, यानी कौन से सब्सटेंसेस हैं जो हमें इस प्रोसेस के लिए रिक्वायर है। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है साइट ऑफ दिस प्रोसेस, यानी ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होती है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें आता है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ दिस प्रोसेस। एक तो हमें देखना है रिक्वायरमेंट्स, यानी कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत है इस प्रोसेस के लिए। दूसरा साइट, यानी कहाँ पे होती है ये प्रोसेस। और तीसरा जो है इसका मैकेनिज्म। ये 3 पोर्शंस हमें देखने हैं इस प्रोसेस में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स, यानी अगर हमें एक प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस करानी है, हमें कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, यानी रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है हमारे लिए वो है पिगमेंट्स, यानी पिगमेंट्स होने चाहिए हमारे पास। बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इधर आपको याद रखना है वो है क्लोरोफिल पिगमेंट, यानी क्लोरोफिल हमारे लिए अवेलेबल होना चाहिए, तब जाके प्रोसेस हो जाएगी जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें रिक्वायरमेंट है वो है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स में क्या क्या आते हैं, एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जो है वो है वाटर। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। यानी एक तो हमारे पास होनी चाहिए पिगमेंट्स, जिनमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है क्लोरोफिल पिगमेंट, और होने चाहिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए हमारे पास। तब जाके हम एक प्रोसेस करा सकते हैं जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इधर में सबसे पहला जो पॉइंट अब लिखूंगा वो है कैसे ये प्लांट जो हैं CO2 को लेते हैं। CO2 जो है इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, या हम कह सकते हैं लैंड प्लांट्स। लैंड प्लांट्स में CO2 कैसे, एक प्लांट कैसे ये CO2 अपने बॉडी में लाता है, ये आता है थ्रू ए पोर जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। अगर हम इसका सिंगुलर देखेंगे वो है स्टोमा। स्टोमा मीन्स सिंगल पोर और स्टोमेटा मीन्स बहुत सारे पोर्स। यानी एक टेरेस्ट्रियल प्लांट या लैंड प्लांट हम कह सकते हैं, ये CO2 को एनवायरनमेंट से लेता है थ्रू स्टोमेटा। लेकिन क्या इधर इंटरेस्टिंग एक पॉइंट बनता है, फिर एक्वेटिक प्लांट जो है वो कैसे कर सकते हैं ये, क्या उनके पास भी स्टोमेटा होता है। इसका जो आंसर है दैट इज नो, उनके पास कोई स्टोमेटा नहीं होता है। यानी जितने भी हमारे पास एक्वेटिक या हम इनको कह सकते हैं सबमर्ज्ड, जितने भी सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं हमारे पास, उनमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता है। तो फिर इधर सवाल बनता है वो कैसे CO2 अपने बॉडी में इनटेक करते हैं। ये होता है थ्रू दियर जनरल बॉडी सरफेस, यानी उनका जो बॉडी सरफेस है वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है, वो उसी की मदद से जो भी पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड वो इनटेक करते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज एक्वेटिक या सबमर्ज्ड प्लांट्स में स्टोमेटा जो है ये एब्सेंट होता है। अब बात आई इधर, ये जो लैंड प्लांट्स हैं
इनमें हमने देखा स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी स्टोमेटा जो है ये कैसा दिख रहा होता है, इसका जो शेप है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ये देखिए, कुछ सेल्स होते हैं लीफ में जिनको हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। यानी अगर मैं इधर एक लीफ बनाता हूं, इसके जो टॉप साइड यानी दिस साइड, जो सबसे ऊपर जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। और इसका जो बॉटम पोर्शन है उस साइड भी होते हैं एपिडर्मल सेल्स। जो ऊपर से सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं अपर एपिडर्मल सेल्स, और जो नीचे साइड से होते हैं उनको हम कहते हैं लोअर एपिडर्मल सेल्स। इसी यानी अपर एपिडर्मिस में ही होते हैं या लोअर एपिडर्मिस में ही होते हैं स्टोमेटा प्रेजेंट। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये जो डाइकॉट्स हैं, डाइकॉट्स में जो स्टोमेटा का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे पहले देखिए इनमें कुछ सेल्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बोल दिया, दैट इज एपिडर्मल सेल्स। और ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं इनके बीच में ही कुछ सेल्स होते हैं इस तरीके से, इसको हम कह सकते हैं किडनी शेप सेल्स। इन किडनी शेप सेल्स को हम और एक नाम दे सकते हैं, यानी गार्ड सेल्स। यही गार्ड सेल जो हैं ये एक पोर बनाते हैं। ये जो आपको इधर से दिख रहा है, जो मैंने इधर वाइट कलर का इसमें कलर किया, ये जो है यही होता है स्टोमेटा या स्टोमा। ये गार्ड सेल्स जो है इनकी वजह से ही स्टोमेटा बनता है। खाली आपको इतना ही इसमें याद रखना है और ज़्यादा आपको इसमें पढ़ना नहीं है, खाली स्ट्रक्चर में इतना ही याद रखिए। ये जो ये सेल्स हैं ये है एपिडर्मल सेल्स, और इनके बीच में ही कुछ स्पेशल शेप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ये किडनी शेप होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है किडनी शेप, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। गार्ड सेल्स की जो शेप होती है इन केस ऑफ डाइकॉट्स वो है होती है वो होती है किडनी शेप। अब जो दूसरा हमारा पोर्शन है वो है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, इसकी साइट क्या है। इधर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या ये फोटोसिंथेसिस सभी ग्रीन सेल्स में होता है? इसका जो आंसर है वो है नो। यानी फोटोसिंथेसिस जो है हर एक, दैट इज नॉट occurs इन एवरी ग्रीन सेल। यानी फोटोसिंथेसिस हर किसी ग्रीन सेल में नहीं होता है। फिर ये कहाँ होता है? ये होता है ओनली इन मीजोफिल सेल्स। ये कुछ टाइप के स्पेशल सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। अब हम जानेंगे इस इन मीजोफिल सेल्स के बारे में। देखिए मीजोफिल सेल्स, अगर मैं इधर एक लीफ का स्ट्रक्चर बनाता हूं, अभी मैंने आपको बोल दिया ऊपर के जो ये सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस। और जो नीचे साइड से होते हैं सेल्स उनको हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस।
इसको मैं दूसरे तरीके से भी बना सकता हूं। ये जो पोर्शन है इस साइड से मैं दिखाऊंगा अपर साइड, और ये वाला जो है ये लोअर साइड है। ऊपर होता है अपर एपिडर्मिस, उसके सेल्स, नीचे होते हैं लोअर एपिडर्मिस के सेल्स, और इन बिटवीन दीज ये जो रीजन है इसमें होते हैं मीजोफिल सेल्स। ये जो मीजोफिल सेल्स हैं इसमें दो तरह के पोर्शंस होते हैं। एक होता है इस तरीके का, और दूसरा जो है वो इस तरीके का होता है। इसको हम कह सकते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। यहाँ पे ये जो टर्म आई पैरेन्काइमा, ये आपको कंफ्यूज करेगी। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, या आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा टिश्यूज़ के बारे में। पैरेन्काइमा इधर आप याद रखिए, सिंपली होते हैं लिविंग सेल्स, और इनका नाम है, इन सेल्स का एक स्पेशल नेम यानी पैलिसेड पैरेन्काइमा। इस नाम को आपको खाली याद रखना है और कुछ नहीं करना है। और ये वाले जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। फिर से मैं बोलता हूँ, पैरेन्काइमा का जो मतलब है दैट इज लिविंग सेल्स, यानी ये भी सेल्स होते हैं कुछ, ये भी सेल्स होते हैं कुछ। इन दोनों सेल्स को हम एक साथ बोलते हैं मीसोफिल सेल्स। इन्हीं में फोटोसिंथेसिस होता है। अब हम देखेंगे ये जो मीसोफिल सेल्स हैं ये कैसे इतने खास होते हैं कि इनमें फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। ये जो मीसोफिल सेल्स हैं इनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनेली पाई जाती हैं जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। असल में ये जो क्लोरोप्लास्ट जहां पे पाया जाता है उधर ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होगी। ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये डिफरेंट शेप का हो सकता है। एक तो ये हो सकता है डिस्कॉइड शेप भी, ये हो सकता है एलिप्सॉइड शेप भी, और ये हो सकता है बाइकॉन्वेक्स लेंस शेप का भी। ये तीन इंपॉर्टेंट शेप हैं आपके सिलेबस में जो मेंशन किए गए हैं। जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये या तो हो सकता है डिस्कॉइड शेप, या तो हो सकता है एलिप्सॉइडल शेप, या तो हो सकता है बाइकॉन्वेक्स लेंस शेप। अब हम देखेंगे ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक ऑर्गेनेली होती है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको लेता हूं इधर। देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये इस तरीके का होता है। ये एक डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होते हैं। एक तो होता है इसमें आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा जो है वो होता है इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपको खाली याद रखना है ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है अंदर से, इसमें इस तरीके के कॉइन शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं थैलाकॉइड्स। और इस पूरे स्ट्रक्चर यानी एक कॉइन इधर मैंने रखी, दूसरी कॉइन इधर, तीसरी कॉइन इधर, चौथी कॉइन इधर, पांचवी इधर, जो ये पिलर टाइप बनता है, ये जो स्ट्रक्चर पूरा बनता है इसको हम कहते हैं ग्राना या ग्रानम। सिंगुलर ये है ग्रानम, और ग्राना हम बहुत सारों को बोलते हैं इन्हें प्लूरल। ऐसे ही स्टैक्स होते हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल इधर भी और एक ऐसा ही होता है दूसरा
ग्रानम होता है और इनके बीच में एक कनेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं सिट्रोमा लैमेले। ये है स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का, और इस क्लोरोप्लास्ट का ये जो डायमीटर है यानी इनर डायमीटर, ये होता है 4 to 6 माइक्रोमीटर। ये इंपॉर्टेंट इधर आप याद रखिए, इसका जो डायमीटर, रेडियस नहीं बल्कि डायमीटर, डायमीटर जो क्लोरोप्लास्ट का होता है वो होता है 4 to 6 माइक्रोमीटर। अगर हम रेडियस देखेंगे वो कितना होगा, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, सो वो हो सकता है 2 to 3, यानी 2 to 3 माइक्रोमीटर इसका रेडियस हो सकता है, और जो डायमीटर है वो हो सकता है 4 to 6। ये था स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म। देखिए, रिक्वायरमेंट्स भी हमने देख ली, साइट भी हमने देख लिया, और अब है सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इधर मैं लिखता हूं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, इधर हमें आता है दो तरह के रिएक्शंस। इस पोर्शंस में हमें रिएक्शंस देखनी है, और वो रिएक्शंस दो तरीके के होते हैं। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, इसको लाइट क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इसमें जो है सनलाइट, इसमें सनलाइट जो है वो डायरेक्टली यूज होती है, और ये वाला जो जिसको हमने कह दिया डार्क रिएक्शन, इसमें जो सनलाइट है ये इनडायरेक्टली इधर यूज होती है। असल में जो इधर प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइट रिएक्शन में, वही जाके हम डार्क रिएक्शन में फिर यूज करते हैं। यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, कभी वो बोलते हैं डार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रात में होती हैं, और इसको लाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिन में होती हैं। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये गलत कंसेप्ट है। ये जो लाइट रिएक्शन है ये तभी होगी जब लाइट अवेलेबल होगी। तो जो लाइट रिएक्शन है इसको हम कह सकते हैं ये दिन में होती है। लेकिन डार्क रिएक्शन जो है, क्या ये रात में ही होती है? नहीं, ये दिन में भी हो सकती है। ये दिन में भी हो सकती है और रात में भी हो सकती है। असल में जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बनते हैं वही जाके डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं, और इधर जो है डार्क रिएक्शन में इधर लाइट डायरेक्टली यूज नहीं होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम और एक नाम भी दे सकते हैं, दैट इज केल्विन साइकिल। अभी हम देखेंगे इसको केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज लाइट रिएक्शन। उसके बाद हम करेंगे डिस्कस डार्क रिएक्शन को। उसके बाद हमें और एक टॉपिक देखना है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, और आज का लेक्चर फिर हम एंड करेंगे। सो जल्दी देखते हैं सबसे पहले लाइट रिएक्शन के बारे में। ये जो लाइट रिएक्शन है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कहाँ होती है। ये जो लाइट रिएक्शन है ये होती है ग्रानम में। अभी मैंने आपको बोला था स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। असल में दोनों रिएक्शन यानी लाइट रिएक्शन भी और डार्क रिएक्शन भी, ये दोनों रिएक्शन होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट रीजन्स में होते हैं, वो हम देखेंगे अभी। देखिए, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाया था मैंने,
ये थे थैलाकॉइड्स, ये भी बताए मैंने आपको। और ये एक ग्रानम हो गया कंप्लीट, और ये दूसरा ग्रानम इस साइड से ये आपस में कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेली। ये जो लाइट रिएक्शन है ये ग्रानम में होती है, यानी ये यहाँ होती है इस पोर्शन में, इस पोर्शन में लाइट रिएक्शन होती है ऑन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। यानी थैलाकॉइड ये जो एक कॉइन टाइप स्ट्रक्चर है इसके मेम्ब्रेन में होता है। देखिए लाइट रिएक्शन अब हमें पता ही है ये थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे होती है। अब हम देखेंगे इसमें क्या होता है। ये जो थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है इसमें प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट सिस्टम, जिनमें से आपने एक पिगमेंट याद भी रखा, क्लोरोफिल। इस पिगमेंट सिस्टम के दो साइड होते हैं, और इस पिगमेंट सिस्टम पे सबसे पहले जो सनलाइट है वो इसको हिट करती है एक साइड। जब ये सनलाइट इसको हिट करती है ऑन दिस साइड, जिसको हम कहते हैं साइड 1, और इसको हम कहते हैं साइड 2, इधर से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होते हैं, वो इस पोर्शन में जाते हैं। और यहां पे जो होता है इस सनलाइट की मदद से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं इधर रिप्रेजेंट इस तरीके से करूंगा, यानी इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इधर होता है। यानी जब सनलाइट एक साइड पे इधर पड़ती है इस पिगमेंट सिस्टम में, इधर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, वो दूसरे रीजन की ओर भागते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट को हमने बोल दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब जो है जब इलेक्ट्रॉन इस साइड में थे वो इस साइड में चले गए, सो ये वाला जो रीजन है इधर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी होगी। जब और लाइट आएगी तो ये इधर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो क्या फिर एक्साइट होगा? तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स नए आते हैं वो आते हैं वाटर से। वाटर जो है उसकी सुप्लिटिंग होती है और इसका ब्रेकडाउन होता है इनटू 4 टाइम्स H पॉजिटिव। यानी इधर जो है वाटर, इसको हम बैलेंस तरीके से लिखेंगे, इधर ट्वाइस वाटर हम लेंगे, इधर 4 H पॉजिटिव बनेगी जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन्स, और इधर बनेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इधर से निकलेगा एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ये एनवायरनमेंट में जाता है। जो हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस में जो है ऑक्सीजन रिलीज होता है, वो ऑक्सीजन यही ऑक्सीजन है जो कि रिलीज होता है। असल में ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर से आता है। वाटर जो है ये इंपॉर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि हमने रिक्वायरमेंट्स में पढ़ा था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस पोर्शन में जाते हैं, फिर से इधर फिर से लाइट आती है, इनको एक्साइट करती है, ये फिर से इस रीजन में चले जाते हैं। ये जो इधर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है इस दौरान जो है ये एनर्जी अपनी लॉस करते हैं, और इस दौरान हमें बनते हैं दो तरीके के प्रोडक्ट्स। एक को हम कहते हैं NADPH, अभी मैं इसकी फुल फॉर्म भी बताऊंगा। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है ATP। ये दो प्रोडक्ट्स हमें बनते हैं किसमें, लाइट रिएक्शन में। NADPH की जो फुल फॉर्म है, खाली आपको फुल फॉर्म याद रखनी है और डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी, वो आप 11th में पढ़ोगे। इसको हम लिख सकते हैं फुल फॉर्म निकोटिन एमाइड एडिनिन
डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और एटीपी की जो हम फुल फॉर्म लिखेंगे वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपको याद रखना है, खाली इनकी ये फुल फॉर्म। तो हम कह सकते हैं ये जो डार्क रिएक्शन है, ये जो लाइट रिएक्शन है, इसमें हमें कौन से दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स या हम दो सबस्टेंसेस कह सकते हैं, कौन से दो इंपॉर्टेंट सबस्टेंसेस हमें यहाँ पे मिलते हैं। एक है NADPH और दूसरा है ATP। ये दो चीजें आप याद रखिए। और यहाँ पे ये ब्रेक डाउन ऑफ वाटर जो है, इसको हम एक इंपॉर्टेंट टर्म इधर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म से, इसको हम कहते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, आपको कोई पूछेगा फोटोलिसिस तो इसी को हम फोटोलिसिस कहते हैं। यानी यहाँ पे लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसको हम कहते हैं फोटोलिसिस। यानी ब्रेक डाउन किसका होता है, वाटर का होता है, और हमें मिलते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि इधर जाते हैं फिर से, और फिर से इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं एक्साइट होके, फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, फिर से हमें NADPH और ATP मिलता है। अब हम जाएंगे दूसरे रिएक्शन की ओर, दैट इज डार्क रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये डिस्कवर की थी 3 साइंटिस्ट्स ने इन 1953। एक का नाम था केल्विन, दूसरे का नाम था बेंसन, और तीसरे का जो नाम था वो था बेसम। ये 3 साइंटिस्ट्स ने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था 1953 में। हम इस रिएक्शन को और एक नाम देते हैं, दैट इज केल्विन साइकिल। अब हम देखेंगे केल्विन साइकिल में क्या होता है। ये जो रिएक्शन है ये होती है स्ट्रोमा में। ये मैंने इधर फिर से मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं क्लोरोप्लास्ट का, ये इस तरीके से। ये जो है इसको हम कहते हैं ग्राना, और ये जो है और रिमेनिंग पोर्शन ये, इसके अलावा इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में होती है ये डार्क रिएक्शन। ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, यानी इसमें एंजाइम्स यूज होते हैं इस रिएक्शन में, और इसका और एक नाम क्या है, केल्विन साइकिल। ये आप याद रखोगे। इस रिएक्शन में क्या होता है, ये जो ATP और NADPH जो कि आया था लाइट रिएक्शन से, ये यूज होते हैं दोनों, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होता है इनटू ग्लूकोज। यानी इधर हम 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन के जो हैं वो फिक्स करते हैं एज ग्लूकोज, जिसकी फॉर्मूला है C6H12O6। इधर जो रिएक्शन बनती है ओवरऑल रिएक्शन, एक तो हम लेते हैं 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें होता है इधर 6 टाइम्स RuBP, जिसको हम कह सकते हैं राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट। यानी 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड और 6 टाइम्स RuBP और 18 टाइम्स ATP। यहां पे मैं इसको बैलेंस्ड तरीके से लिखूंगा, और 12 टाइम्स NADPH। ये एक साइड है रिएक्शन का, यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एक साइड, और ATP जो कि आया था लाइट रिएक्शन से, NADPH ये भी आया था लाइट रिएक्शन से, इन तीनों को एक साथ मिलाते हैं, और एक कंपाउंड होता है जो कि पहले से ही प्रेजेंट होता है,
जिसको हम कहते हैं राइबुलोस बिसफॉस्फेट यानी RUBP। ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, यानी इसमें 5 कार्बन होते हैं। जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं तो इसी तरीके से इसमें 5 कार्बन होते हैं। ये एक साइड है इस रिएक्शन का। जब ये सारे मिलते हैं तो हमें जो मिलता है वो दूसरा साइड हो गया रिएक्शन का। वो हमें क्या मिलता है, एक तो हमें मिलता है ग्लूकोज C6H12O6 और हमें मिलता है RUBP। यानी ये जो RUBP हमने यूज किया था रिएक्टेंट्स में, ये प्रोडक्ट्स में फिर से रिजनरेट हो गया। इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ रिजनरेशन। उतना आपको अभी जाना नहीं है, खाली इतना याद रखना है, ये जो RUBP है ये फिर से रिजनरेट होता है इस रिएक्शन में और हमें मिलते हैं 18 टाइम्स ADP। ये भी हमें 6 टाइम मिलता है RUBP और 18 टाइम हमें मिलता है ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसको हम कहते थे, जो हमने लिया था रिएक्टेंट्स में, इसको हम कहते थे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन जो हमें बना प्रोडक्ट्स में वो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये था ATP और लेकिन ये जो है ये ADP है। और इधर हमें मिलता है 12 टाइम्स NADP पॉजिटिव। हमने क्या लिया था रिएक्टेंट्स में 12 टाइम्स NADPH, लेकिन इधर प्रोडक्ट्स में हमें मिला NADP पॉजिटिव। सो इसका जो हाइड्रोजन जो इसका है वो रिमूव किया गया, वो रिएक्शन में यूज किया गया और हमें मिलते हैं इधर 18 टाइम्स इनऑर्गेनिक फास्फेट। इसको मैं PI लिखूंगा यानी इनऑर्गेनिक फास्फेट। ये एक कंप्लीट रिएक्शन है जो कि डार्क रिएक्शन है, यानी इसमें हमने एक साइड से लिया 6 टाइम्स CO2, 6 टाइम्स RUBP, 18 टाइम्स ATP, 12 टाइम्स NADPH। फिर इसमें कुछ एंजाइम्स एक्ट हो गए, वो आपको अभी याद नहीं रखने हैं वो एंजाइम्स के नाम। जब वो एंजाइम्स एक्ट हो गए इस पे हमें मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। 6 मॉलिक्यूल जो हमने 6 कार्बन डाइऑक्साइड इधर लिए थे, इनका जो कार्बन है वो फिक्स हो गया। इधर आ गए 6 कार्बन इस ग्लूकोज में और हमें मिल गया RUBP जो कि रिजनरेट हो गया और हमें मिल गए ADP और हमें मिल गया NADP पॉजिटिव प्लस 18 टाइम्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये एक कंप्लीट रिएक्शन है जो आपको सीधा रट्टा मारनी है या याद रखो कैसे भी किसी भी तरीके से, जो कि डार्क रिएक्शन है। और इसका इंपॉर्टेंट नाम और एक जो मैंने बोला था केल्विन साइकिल, ये आपको याद रखना है इस वाले पोर्शन से। अब जो है बात आई ये जो ग्लूकोज बना इसका अब क्या होगा। ये जो ग्लूकोज है ये एक प्रोसेस के थ्रू जाता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन और हमें मिलती है एनर्जी। लेकिन अगर ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल्स बन गए या 20 मॉलिक्यूल्स बन गए, इनमें से हमने यूज किए 5 मॉलिक्यूल जिनसे हमें एनर्जी मिल गई, ये 15 मॉलिक्यूल जो रिमेनिंग हैं ये कहाँ जाएंगे? क्या ये वेस्ट जाते हैं? क्या होता है इनके साथ वो हम देखेंगे। ये जो रेस्ट 15 मॉलिक्यूल्स हैं या जब हम एनर्जी के लिए लेते हैं पहले ग्लूकोज, रिमेनिंग जो बचता है वो स्टोर होता है एज स्टार्च इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स में वो स्टोर होता है रिमेनिंग ग्लूकोज एज स्टार्च। तो स्टार्च क्या है? ये जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो तब हमें एक चीज बनता है जिसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। ये अभी इतना हमें नहीं जाना है, इसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड और इसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। यानी ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड था, अब ये पॉलीसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया इन केस ऑफ प्लांट्स। लेकिन अगर एनिमल्स में हमने पूरा ग्लूकोज एनर्जी के लिए ले लिया, फिर जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो स्टोर होता है इन केस ऑफ एनिमल्स एज ग्लाइकोजन, और ये स्टोर होता है ग्लाइकोजन इन लिवर। और जब भी हमें फिर से जरूरत पड़ेगी एनर्जी की तो ये ग्लाइकोजन जो है इसकी लिसिस होती है, यानी इसका ब्रेकडाउन होता है,
फिर से हमें मिलता है ग्लूकोज और फिर से हमें एनर्जी मिलती है उस ग्लूकोज से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरे को हम कहते हैं इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में क्या आता है, एक तो आता है क्लोरोफिल कंटेंट, यानी जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी एक प्लांट में। और दूसरा जो इसमें आता है फैक्टर वो है साइज या एज ऑफ लीफ, यानी लीफ क्या वो फ्रेश लीफ है, क्या वो एज्ड लीफ है, क्या उसका साइज छोटा है, क्या उसका साइज बड़ा है, उस पर भी डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस कितनी होगी। यानी ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक तो आता है लाइट, दूसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा आता है टेम्परेचर और जो लास्ट वाला फैक्टर है वो है वाटर। अब हम इन चारों को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और उसके बाद आज के लेक्चर का हम एंड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लाइट के बारे में। ये देखा गया है जो ब्लू और रेड लाइट है, जब हम एक प्लांट को ब्लू लाइट और रेड लाइट देते हैं, आपको पता होगा जो सन से लाइट आती है वो है वाइट लाइट, लेकिन ये जो लाइट है इसमें 7 कलर्स होते हैं। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन होता है 7 कलर्स का, इसमें 7 कलर छुपे होते हैं। एक होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको हम याद रख सकते हैं एज विबग्योर, VIBGYOR। इसमें जो ये हैं ब्लू लाइट एंड रेड लाइट, जब हम एक प्लांट को ब्लू लाइट और रेड लाइट देते हैं तो देखा गया है उस टाइम जो फोटोसिंथेसिस हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं, यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज होती है जब हम ब्लू लाइट और रेड लाइट देते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि जो पिगमेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मोस्टली, या सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट्स वो यही लाइट है, यानी ब्लू लाइट एंड रेड लाइट। और देखा गया है जब हम एक प्लांट को खाली ग्रीन लाइट देते हैं तो उधर देखा गया कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है उस टाइम जब हम खाली ग्रीन लाइट देंगे। सो यहां पे जो हम लिखेंगे नो फोटोसिंथेसिस, यानी जब हम एक प्लांट को ग्रीन लाइट देते हैं तो उधर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो ग्रीन लाइट है पिगमेंट्स इस ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब भी नहीं करते हैं। लेकिन ये जो ब्लू और रेड लाइट है ये लाइट जो है एब्जॉर्ब होती है बाय पिगमेंट्स। सबसे ज्यादा इन कलर्स में से सबसे ज्यादा यही दो जो है एब्जॉर्ब होते हैं बाय दीज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। लेकिन इधर और एक बात आती है, अब अगर हमने ये लाइट बढ़ा दी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो पहले इंक्रीज होगी, लेकिन फिर सैचुरेशन आती है। उसका अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ इस तरीके का होता है। एक हम लिखेंगे एक साइड से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और दूसरे इधर एक्स एक्सिस में हम लिखेंगे लाइट इंटेंसिटी।
इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरीके का होता है। यानी जब हम इनिशियली लाइट इंक्रीज करते हैं, लाइट बढ़ाते हैं, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज होती है। लेकिन ये कुछ लिमिट तक होती है। इस लिमिट के बाद अगर हम लाइट इंक्रीज भी करेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो लिमिटिंग हो जाते हैं। इसका ये ग्राफ आप याद रखिए। अब हम दूसरे फैक्टर की बात करेंगे जो कि है टेम्परेचर। ये देखा गया है जो डार्क रिएक्शन है वो मैंने अभी आपको बोल दिया, वो एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, यानी उसमें एंजाइम्स यूज होते हैं। अब अगर हम ये जो एंजाइम्स हैं ये मोस्टली एक्टिव होते हैं एक टेम्परेचर पे, यानी इनका एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिस पे ये काम करते हैं, जिस पे मोस्टली एक्टिव होते हैं। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन जब हम इसी टेम्परेचर को डिस्टर्ब करेंगे, या तो बढ़ाएंगे या तो कम करेंगे, दोनों केसेस में क्या होगा, जब हम टेम्परेचर कम करेंगे ये जो एंजाइम्स हैं ये इनएक्टिव हो जाएंगे और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑटोमेटिकली घटेगी। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो एंजाइम्स हैं इनका डिनेचुरेशन होगा। डिनेचुरेशन का मतलब क्या है, ये जो एंजाइम्स हैं ये बने होते हैं प्रोटीन्स के, इनमें जो है स्ट्रक्चर ही चेंज होगा, यानी प्रोटीन पार्ट जो इनमें होता है उसमें डिनेचुरेशन होगा, यानी ये फंक्शनल नहीं रहेंगे उस टेम्परेचर पे, और ऑटोमेटिकली जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। अगर हम इधर का ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ इस तरीके का होता है। इधर एक साइड से हम लिखेंगे फोटोसिंथेसिस रेट और दूसरे साइड से हम लिखेंगे टेम्परेचर। इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा इस तरीके से। ये इधर ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यानी जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगी, और जब बढ़ाएंगे तो फिर से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज होगी। ये था टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब हम देखेंगे तीसरा फैक्टर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी ऐसे ही देखा गया। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 0.03%, जो कि बहुत कम है। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो भी इनिशियली बढ़ेगी। लेकिन एक टाइम के बाद फिर से सैचुरेशन आएगी, क्योंकि दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो लिमिटिंग हो जाएंगे। यानी जैसे हमने लाइट में देखा था, अगर हम लाइट बढ़ाएंगे तो पहले रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के केस में भी यही होता है, इधर पहले रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा फिर सैचुरेशन आएगा। अब जो लास्ट वाला पोर्शन है दैट इज वाटर, इस फैक्टर को हम पहले डिस्कस करेंगे। देखिए अगर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर होगी एक प्लांट में तो क्या होगा, उसका जो सिटोमेटा है वो क्लोज हो जाएगा। क्यों क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जब सिटोमेटा ओपन होता है तब जाके वाटर भी लॉस होता है थ्रू दिस सिटोमेटा, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। टू रिड्यूस दिस ट्रांसपायरेशन, ये जो सिटोमेटा है ये क्लोज हो जाता है जब वाटर की डिफिशिएंसी होती है। सो इन केस ऑफ वाटर डिफिशिएंसी प्लांट क्या करता है, वो सिटोमेटा को क्लोज करता है, जिसकी वजह से CO2 की एंट्री इनटू द लीफ वो भी ब्लॉक हो जाती है। एज ए रिजल्ट फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो भी डिक्रीज होती है।
तो ये थे 4 फैक्टर्स जो हमने देखे कैसे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे होंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी जिसमें हमें आते हैं 2 टॉपिक्स, एक तो है न्यूट्रिशन इन एमोबा, दूसरा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तब तक के लिए बाय बाय।